हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाला स्टडी साइंस। मैं सोनू सर आप सभी को जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 ठीक है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और जो बच्चे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी बच्चे हमारे कोर्स को परचेज किए हैं या फिर हमारा ऐप को डाउनलोड किए हैं, तो आप हमारा प्ले स्टोर में जाके आप हमारे ऐप को, बाला स्टडी ऐप को, उसमें फीडबैक दे सकते हैं। और 5 स्टार का रहता है ऑप्शन देने का, तो उसमें आप लोग 5 स्टार अगर आप लोग हमें देते हैं तो हमें बेहद ही खुशी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव जनन चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं मानव क्या है, एक लिंगी जीव है, यानी कि अलग अलग, जैसे इसमें मादा अलग रहते हैं और नर अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि मानव किस प्रकार का, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, और जिसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में होते हैं और मादा जनन तंत्र जो है अलग जीव में होते हैं। और नर जनन तंत्र यानी कि मेल में पाया जाता है, जो पुरुष होते हैं उसमें नर जनन तंत्र पाया जाता है, और जो फीमेल यानी कि महिला होता है उसमें मादा जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। नर जनन तंत्र में क्या होता है, मादा जनन तंत्र में क्या होता है, किस प्रकार से जनन होता है, ठीक है, किस प्रकार से गर्भ धारण होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला है मानव जनन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि वे अंग जो मानव के जनन में सहायक होते हैं या मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। जो भी अंग मानव के जनन में सहायक होते हैं उसको हम लोग मानव जनन तंत्र कहते हैं। जैसे कि प्राथमिक अंग भी होते हैं और द्वितीयक अंग भी होते हैं। तो प्राथमिक अंग में जो नर में पाया जाता है, प्राथमिक अंग जनन में, वो होते हैं मुख्य अंग जो है वो वृषण है। ठीक है, नर में जो है मुख्य जनन अंग जो है वृषण है, जिससे शुक्राणु बनता है। ठीक है, और मादा में मुख्य जनन अंग अंडाशय है, जिसमें क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। तो ये दोनों में नर और मादा के ये सब दोनों क्या है, नर और मादा के ये दोनों प्राथमिक जनन अंग है। और इसके बाद आता है द्वितीय जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि नर का जो सहायक अंग होता है वो वृषण कोष होता है। वृषण कोष में ही क्या होता है, वृषण रहता है। ठीक है, और वृषण के ऊपर जो है उलझा हुआ टाइप से रहता है, तो उसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। नली टाइप से उलझा हुआ थोड़ा सा वृषण के ऊपर में होता है। उसके बाद होता है शुक्रवाहिनियाँ, यानी कि वहाँ से वृषण से एक नली गया हुआ रहता है, पाइप टाइप का गया हुआ रहता है, उसे शुक्रवाहिनियाँ कहते हैं। उसके बाद वहाँ से वृषण से शुक्राणु निकल के शुक्राशय में जमा होता है, और वो शीशन के द्वारा प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ, कॉपर ग्रंथियाँ, ये सभी जो है, ये सभी जो है नर का द्वितीयक जनन अंग है। और मादा का जो अंग है, जनन अंग है, वो गर्भाशय है, अंडवाहिनियाँ है, योनि है, भग स्तन ग्रंथियाँ, ये सभी क्या है, मादा का जनन अंग है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग समझते हैं। अगला है नर जनन तंत्र के बारे में। तो अभी हम लोग जाने थे कि ये सभी सहायक अंग है। वृषण इसका मुख्य अंग है। ठीक है, और अधिवृषण, शुक्र नलिकाएं और रसखलन नलिका, वृषण कोष, शक और शुक्राशय, ये सभी सहायक अंग है। और सहायक ग्रंथि जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि है, जिससे प्रोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और एक कॉपर ग्रंथि है, बल्बपुरी थ्रिल ग्रंथि इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ये नर जनन अंग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिखाया गया, ये आपका वृषण कोष है। ठीक है, ये आपका वृषण है, और ये जो ये वाला जो भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये है, ये क्या है, ये आपका अधिवृषण है। ये इस तरह से अधिवृषण होता है। यहाँ से जो पाइप गया हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिक नलिका कहते हैं, जो कि मूत्राशय से कुंडलित होके यहाँ पे ये क्या है, शुक्राशय है, ये शुक्राशय है। और ये यहाँ से फिर
शीशन या फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं। मुख्य अंग के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुख्य प्राथमिक अंग क्या है? तो वृषण पुरुषों में एक जोड़ी होता है, यानी कि इसको टेस्टिस भी बोला जाता है। और ये कहाँ रहता है? उदर गुहा के बाहर जो है थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है। यानी कि वृषण जो है ये उदर गुहा में थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है। और जिसे हम लोग जो थैलीनुमा संरचना पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। और वृषण कोश का अंडाकार जैसा होता है। ठीक है, वृषण एक अंडाकार जैसा होता है जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। और यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। आंतरिक झिल्ली को वृषण के अंदर अंतर्वर्ती होकर ये 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती है, जिसे हम लोग वृषण पालिया कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको और समझते हैं। आगे है शुक्र जनन नलिका यानी फिर आंतरिक संरचना। इसका जो है शुक्र जनन नलिका होता है, उसका आंतरिक संरचना किस प्रकार से होता है? तो ये जो वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिका होती है, इसके भीतर 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहता है। पहला को शुक्राणु जनन कोशिकाएं कहते हैं, और दूसरा को सर्टोली कोशिका कहते हैं, और तीसरा को अंतराली कोशिका यानी कि लीडिंग कोशिका कहते हैं। ठीक है, और शुक्राणु जनन कोशिका का क्या काम होता है? यह नरजनिक कोशिकाएं होती है, और जो कि अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु को उत्पन्न करता है। ठीक है, और है सर्टोली कोशिकाएं। यह पिरामिड आकार की कोशिका होती है, जो बनते हुए नर युग्मक को कोशिका को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जो शुक्राणुजनक कोशिकाएं होती है, ये क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण करता है। और ये जो सर्टोली कोशिका होता है, इसे क्या करता है? पिरामिड आकार का होता है, और ये नर युग्मक की कोशिका को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसी के द्वारा पोषण प्राप्त करके वो अपने आप को वृद्धि करता है। अगला है अंतराली कोशिका यानी कि लीडिंग कोशिका। वृषण के पाली में शुक्राणु जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। ठीक है, इसके क्या होता है? चारों ओर खाली जगह होता है। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं होती है। इसे ही अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये जो इसमें जो पाया जाता है ना, छोटा छोटा नस टाइप का, पाइप टाइप का, उसमें रक्त भरा हुआ रहता है, उसी को अंतराली कोशिका कहते हैं। और यह टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है, और इसकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती है। ठीक है, यानी कि पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे है जो भी, ये तो था मुख्य ग्रंथि यानी कि वृषण के बारे में हम लोग समझे थे। आगे है सहायक या द्वितीयक अंग। ठीक है, आगे है वृषण कोश, जो इसका सहायक अंग है। ये जो वृषण के ऊपर में रहता है उसको वृषण कोश कहते हैं। वृषण जिस थैलीनुमा में संरचना में उपस्थित होता है उसे वृषण कोश कहते हैं। जो वृषण जिसमें थैलीनुमा संरचना में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। और ये उदर गुहा के बाहर की ओर लटका हुआ रहता है, बाहर की ओर उपस्थित रहता है, जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। इसको इसलिए बाहर रहता है कि ये जो शरीर का तापमान से इसको थोड़ा सा कम तापमान चाहिए, यानी कि 2 से 3 डिग्री तापमान कम चाहिए। ठीक है, अब अधिवृषण किसको कहते हैं? यानी कि शुक्र वाहिकाएं वृषण से निकल के वृषण के पक्ष सतह यानी कि पीछे का जो सतह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिवृषण में खुलता है। और अधिवृषण वो पतली नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। ठीक है, अधिवृषण जो है वो लंबी नलिका को कुंडलित करके गुच्छा टाइप के बना हुआ रहता है, वो अत्यधिक कुंडलित होके बनता है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन का कार्य चलता है। तो अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि शुक्राणुओं का परिपक्वन का काम कहाँ चलता है, तो वो अधिवृषण में चलता है। ठीक है, और आप लोग से अगर इस तरह से पूछा जाए कि वृषण कहाँ रहता है, तो वो वृषण कोश में रहता है। ठीक है,
तो ये सभी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा। और शुक्रवाहक नलिका यानी कि अधिवृषण के पक्ष भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से एक लूप बनाता है। जैसे अभी हम आप लोगों को फिगर में दिखाए थे, यहाँ से ये निकल के ये क्या करेगा, यहाँ से ये निकल के ये जो है यहाँ से जो शुक्रवाहिका यहाँ से निकल के ये क्या है, ये मूत्राशय है, ठीक है। यहाँ से कुंडलित होके ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझ रहे थे। चलिए अगला है रसखलन नलिका, ठीक है। तो उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है और ये दोनों मिलकर एक रसखलन नलिका कहलाती है। जब शुक्राशय और शुक्रवाहक नलिका जब दोनों एक जगह पर खुलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रसखलन नलिका कहते हैं। यहाँ से भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। और शीसन किसको कहेंगे, तो यह बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि मूत्र नलिका शीसन के ऊपर रास्ते जो है बाहर खुलती है और मूत्र नलिका वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन करती है। ये जो शीसन है ये मूत्र और वीर्य को दोनों को परिवहन करने का काम कौन करता है, शीसन करता है, ठीक है। और शुक्राशय एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होता है तथा ये वीर्य का लगभग 60% हिस्सा यहीं पे निर्माण होता है। कहाँ पे, शुक्राशय में, ठीक है। यहाँ पे आके जमा हो जाता है, शुक्राशय में आके जो भी वीर्य है वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। अगला है सहायक ग्रंथि। तो इसमें जो है सहायक ग्रंथि होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि और टेस्टोरोन ग्रंथि, यानी कि टेस्टोरोन हार्मोन। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है यह एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है और यह वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग को निर्माण करता है, ठीक है। 60% भाग का निर्माण शुक्राशय में ही हो जाता है और प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है वो 20 से 25% भाग का निर्माण करता है। और कॉपर ग्रंथि जो है इसका श्रवण शीसन में स्नेहक का कार्य करता है। उस पर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है या स्नेहक का काम करता है, वो कॉपर ग्रंथि से द्वारा जो हार्मोन स्राव होता है वो होता है, ठीक है। अगला है टेस्टोरोन। यह नर हार्मोन है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है और यह नर जननांगों को विकास व शुक्राणु को परिपक्व करने में सहायक होता है, ठीक है। टेस्टोरोन हार्मोन के कारण ही शुक्राणु क्या होता है, परिपक्व होता है और उसका निर्माण होता है। यानी कि जिसमें ज़्यादा टेस्टोरोन होगा तो वो ज़्यादा निर्माण कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे है स्त्री जनन, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि स्त्री के जनन प्रक्रिया में अतिरिक्त जो कई कार्य का निर्वहन करती है। जैसे निषेचन का काम होता है। निषेचन का काम हम लोग का जो भी मनुष्य में जो निषेचन का काम होता है, फर्टिलाइजेशन का काम होता है, वो मादा जननांग में ही होता है, ठीक है। और भ्रूण का विकास, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, मादा जननांग में ही होता है। गर्भ धारण का काम कहाँ पे होता है, मादा में ही होता है। दूध धन का उत्पादन कहाँ होता है, यानी कि निर्माण कहाँ होता है, तो महिला में ही होता है। ये सभी क्या है, स्त्री जनन अंग है, ठीक है। तो प्राथमिक जनन अंग जो है स्त्री का वो अंडाशय है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला है द्वितीयक या सहायक अंग। अंडवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय यूट्रस और गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स और योनि को वजीना कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, द्वितीय सहायक अंग है, वो भी स्त्री जनन अंग का, ठीक है। तो सभी का एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अंडाशय क्या है, ठीक है, अंडवाहिनी क्या है, गर्भाशय क्या है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो है प्राथमिक या फिर मुख्य अंग है। तो प्राथमिक या फिर मुख्य अंग जो स्त्री का होता है जननांग, वो अंडाशय होता है, ठीक है। तो अंडाशय यह मादा का प्राथमिक और लैंगिक अंग है। ये सबसे पहला और लैंगिक अंग है और जो मादा के युग्मक यानी कि अंड का निर्माण स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करता है।
ठीक है। ये जो स्टेरॉयड हार्मोन और युग्मक अंड का उत्पादन भी कौन करता है? अंडाशय ही करता है। और उदर के नीचे दोनों ओर एक जोड़ी अंडाशय होता है। यहाँ पे देखिए उदर की ओर यहाँ भी एक अंडाशय होता है और यहाँ भी दोनों तरफ एक अंडाशय, यानी कि कुल मिला के मनुष्य में यानी कि स्त्रियों में जो अंडाशय होता है वो कितना होता है? एक जोड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है? अंडाशय है, ये अंडाशय है और ये फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। तो प्रत्येक अंडाशय जो है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार का होता है। ठीक है, ये जो है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा, यानी कि बादाम का आकार जैसा दिख रहा होगा आपको। ठीक, इसी प्रकार से क्या होता है? अंडाशय होता है और यहीं पे अंडाणु का निर्माण होता है और यह श्रेणी भित्ति यानी कि पेल्विक वॉल से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होता है। यहाँ पे जो पेल्विक होता है और जो कमर के पास पेल्विक जो हड्डी होता है वहीं पे ये होता है। ठीक है, यानी कि अंडाशय वहीं पे होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। अंडाशय किसको कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, सर्विक्स गर्भाशय, यूट्रस किसको कहते हैं? एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए अगला है, प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली एपिथेलियम से स्तरित होता है और वह अंडाशय पीठिका यानी कि स्ट्रोमा होती है, जिसमें 2 भाग होता है, एक परिधीय और एक केंद्रीय। ठीक है, तो अंडाशय इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए अंडाशय को दिखाया गया। यहाँ पे देखिए केंद्रीय यानी कि मेडुला, ये केंद्रीय भाग है अंडाशय का, और एक इस पे जो है परिधीय इस तरह से डॉट डॉट लाइन टाइप से बना होता है, इसको परिधीय कहते हैं। और ये उस पे जो है एक परत चढ़ा हुआ रहता है, इसको जेनिक एपिथेलियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेनिक एपिथेलियम कहते हैं। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अंडाशय के बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो एपिथेलियम कहते हैं, यानी कि ये जनन एपिथेलियम बोला जाता है इसको। इससे स्तरित रहता है यानी कि उस पर ढका हुआ रहता है। चलिए अगला है, अंडाशय के मेडुला भाग में अनेक अंडाकार गोल रचनाएं बिखरी होती है, जिसे हम लोग प्राथमिक पुटिकाएं यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स का या अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। यहाँ पे जो छोटा छोटा आप लोगों को दाना जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो डॉट डॉट लाइन टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? ये प्राथमिक पुटिकाएं हैं और ये प्राथमिक पुटिकाएं ही परिपक्व होके ग्राफियन या फिर फॉलिकल बनाती है। अब ये क्या करता है? ग्राफियन और फॉलिकल बनाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये था अंडाशय के बारे में जाने। अंडाशय के बाहरी परत को हम लोग एपिथेलियम बोले। ठीक है, तो आगे इसको समझते हैं। सहायक ग्रंथि क्या होता है? कौन कौन सा सहायक ग्रंथि होता है मादा जननांग में? तो पहला होता है अंडवाहिनी, यानी कि यह एक जोड़ी पेशियों व नलिकाकार होता है और यह अंडाशय से गर्भाशय तक गुहा पक्ष मावी एपिथेलियम से स्तरित होती है और प्रत्येक अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यही है अंडवाहिनी, यानी कि इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। ये तो अंडाशय हो गया, ये अंडाशय हो गया। ठीक है, और ये जो है यहाँ से जो है ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका 3 भाग होता है। 3 भाग का नाम है कीपक, तुम्बिका, संकीर्ण पाद। ठीक है, तो अगला हम लोग समझते हैं गर्भाशय। तो गर्भाशय कहाँ होता है? तो इसको देख लीजिए आप लोग। इस ई वाला हिस्सा को हम लोग गर्भाशय कहते हैं, यानी कि यूट्रस कहते हैं। इंग्लिश में इसको यूट्रस कहते हैं। जो भ्रूण का विकास होता है वो यहाँ पर ही होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा को हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। चलिए, तो मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी कहते हैं,
क्योंकि यहीं पे बच्चे का विकास होता है। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशियाँ होती है, इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे रक्त क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, और यह भी श्रेणी भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और ये जो है, ये जो पेल्विक लिगामेंट होता है उससे क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। चलिए, इसका ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका से खुलता है और निचला संकीर्ण भाग जो है गर्भाशय या फिर सर्विक्स या फिर ग्रीवा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो भाग है, ये भाग किससे जुड़ रहा है, फैलोपियन ट्यूब से, और इसी को पूरे को सर्विक्स, ये गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये पूरे भाग को हम लोग यूट्रस कहते हैं, ये पूरे भाग को हम लोग यूट्रस कहते हैं। और आगे वजाइना यानी कि योनि होता है। ठीक है, तो आगे एक एक करके हम लोग टोटल चीज जानेंगे। चलिए, तो आगे है, एक लिगामेंट द्वारा ये जुड़ा होता है। इसका ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलता है और निचला भाग कहाँ खुलता है, संकीर्ण गर्भाशय ग्रीवा या फिर इसको इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय 3 भित्तिक या फिर 3 स्तर के होते हैं। पहला जो है पतला झिलियम होता है, इसको परिभागाशय कहते हैं। अगला होता है मध्य भाग मोटा गर्भाशय पेशीय स्तर मध्य होता है, और आंतरिक ग्रंथिल स्तर ये अंतः स्तर होता है। ठीक है, तो ये 3 स्तर का होता है। ठीक है, यानी कि इसके बाद का होता है योनि। ठीक है, इसको हम लोग वैजना भी कहते हैं। गर्भाशय की पतली ग्रीवा द्वारा ये योनि में बदलता है, और ये जब योनि मैथुन या फिर जो संभोग का टाइम होता है, ये समय जो पुरुष के वीर्य का ग्रहण करने का कार्य करता है। और यह बाह्य जननांग भी एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे स्त्री का बृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ और हाइमन, इसी को हम लोग हाइमन का एक झिल्ली होता है, प्रत होता है। ठीक है, और ये भागसेक स्त्री के बाह्य जननांग है। ठीक है, ये सभी क्या है, स्त्री के बाह्य जननांग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में। स्तन ग्रंथि के बारे में समझते हैं, यानी कि स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तनों में विभिन्न मात्रा में वसा और ग्रंथिल उत्तक होते हैं। स्तन मतलब जब बच्चे को दूध पिलाना होता है तो इसी से दूध पिलाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक स्तन में 15 से 20 ग्रंथिल उत्तक की पालियां होती है, और प्रत्येक पाली में कुफिका, ठीक है, कुफिका केशिकाओं के समूह होते हैं। ये जो है ये कुफिका है, ये कुफिका में केशिकाओं का समूह है इस तरह से। ठीक है, और इसी में ये दूध वाहिका है। ठीक है, और ये कुफिका है, ये ग्रंथिल उत्तक है। यहाँ पे ये ग्रंथिल उत्तक को दिखाया गया है। यहाँ पे ऊपर में इसका बसा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर में इस तरह से बसा जमा हुआ रहता है, फैट। ठीक है, और बाकी बात उसके बीच में ग्रंथिल उत्तक होता है, कुपिका होता है उसके बीच में, उसी में क्या होता है, दूध का स्रावन होता है। कुपिका से ही दूध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में जाता है। अब ये कुपिका जो बड़ा बड़ा होता है, ये इस तरह से, इसी से दूध का स्रावन होता है, और ये जो है स्तन नलिकाओं में जाता है। प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी बनाती है, और प्रत्येक स्तन वाहिनी तुम्बिका बनाती है। अब ये प्रत्येक स्तन वाहिनी जो है इस तरह से छोटा छोटा नस मिलके एक बड़ा नस का निर्माण करता है, तुम्बिका टाइप, तुम्बिका उसको बोलते हैं, जो दूध वाहिनी से जुड़ा होता है। अब ये जो तुम्बिका है ये कहाँ से जुड़ा होता है, ये दूध वाहिनी से जुड़ा हुआ रहता है, और उससे क्या होता है, दूध स्राव होता है। ठीक है, अगला है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जनिक एपिथेलियम की कोशिका द्वारा युग्मक का निर्माण किया जाता है, ये युग्मनज कहते हैं। ठीक है, नर के युग्मकों का निर्माण करना शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और मादा का अंड जनन कहते हैं, ऑर्गोनेसिस। ठीक है, ये अब हम लोग शुक्राणु जनन के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से शुक्राणुओं के द्वारा जनन होता है। वृषण में जो स्थित द्विगुणित जनित
एपिथेलियम कोशिका होती है जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कार्यशील और शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। इसी के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है शुक्राणु जनन नलिकाओं में होती है। ये जो सभी प्रक्रिया जो होता है ये शुक्राणु जनन नलिकाओं में होता है। ठीक है, आगे है, इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है शुक्राणु प्रियोसिस या स्पर्मेटोडिट का निर्माण, और अगला है स्पर्मेटोडिट का शुक्राणुओं में रूपांतरण अथवा शुक्राणु जनन का स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब शुक्राणु प्रियोसिस या स्पर्मेटोडिट का निर्माण जो है यह क्रिया जनन काल में आरंभ होता है और निम्न प्रावस्था में बढ़ जाता है। ये जब आरंभ होता है वो अलग अलग अवस्था में होता है। ठीक है, तो एक का करके हम लोग समझते हैं। गुणन अवस्था, गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है, जनिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है और अन्य कोशिकाओं से भिन्नता प्रकट करती है। इन्हें प्राथमिक जनक कोशिका कहते हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे जो अन्य कोशिकाएं उससे थोड़ा सा भिन्नता प्रकट करता है। ठीक है, और इसे हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप शुक्र जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें बहुत बार समसूत्री विभाजन होने के पश्चात ही क्या होता है, शुक्राणु जनन होता है। दूसरा फेज है ग्रोथ फेज, यानी कि अब वो जनन हो गया तो अब क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। तो इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। और अगला आता है तीसरा फेज। अब है कि परिपक्व प्रावस्था रहेगा, यानी कि मेंसुरेशन फेज रहेगा। इस अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यह अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण संपन्न होता है, जिसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के 4 स्पर्मेटोडिस का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं शुक्राणु का संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं और जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये जो शुक्राणु का ये जो फिगर दिखाया जा रहा है वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, ये एक होता है, इसमें हेड होता है, इसमें आगे की तरफ इस तरह से हेड होता है, हेड को यानी कि इसका सर होता है शुक्राणु का। ठीक है, और इसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक एंड पाया जाता है, इसी में केंद्रक होता है। ये क्या है, हेड है, और हेड में ही क्या पाया जाता है, इसका और इसका केंद्रक पाया जाता है। और यह शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है जिसे बड़ा तथा अगुणित केंद्रक होता है। इसमें ही क्या होता है, केंद्रक एन यानी कि अगुणित केंद्रक होता है, और आगे एक टोपी नुमा संरचना होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये टोपी जैसा इस पे केंद्रक पे संरचना होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि शुक्राणु के केंद्रक गुणित केंद्रक में जो टोपी नुमा संरचना होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो एक्रोसोम कहते हैं। और यह निषेचन के समय झिल्ली को नष्ट करता है। यही टोपी जो है ये जो अंडाशय में जाके अंडाणु से जब ये फर्टिलाइजेशन करता है, एग से जब फर्टिलाइजेशन करता है तो यही टोपी वाला हिस्सा क्या करता है, एग को पहले तोड़ने का काम करता है एक्रोसोमी। ठीक है, उसके झिल्ली को तोड़ने का काम करता है। अगला आता है नेक। ये बीच में जो है गर्दन जैसा होता है, तो इसी को हम लोग नेक का नाम से जानते हैं। तो ये छोटा भाग होता है, इसमें दो तार केंद्र होते हैं, एक अग्रस्त तार केंद्र और इरस्त तार केंद्र। यहाँ पे अग्रस्त और इग्रस्त तार केंद्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
इसका मिडिल पार्ट, इसके जो नेक के बाद आता है वो मिडिल पार्ट आता है। इसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये शुक्राणु को क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। और इसका लास्ट वाला जो भाग होता है इसका टेल होता है, यानी कि पूंछ होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से शुक्राणु होता है। चलिए, तो इस भाग को शुक्राणु का शक्तिगिरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी कि जिस प्रकार से कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का रूप काम करता है, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु में भी होता है, जो कि उसे ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। चलिए, अगला होता है टेल। ये शुक्राणु की अंतिम और सबसे लंबा और जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है। ये क्या चीज से बना होता है, शुक्राणु का पूंछ जो है जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है। चलिए, अगला है अंडजनन। तो अंडजनन किस प्रकार से होता है, तो अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड यानी कि मात्र कोशिका या फिर उगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। एक स्त्री के अंडाशय से अंडजनन की प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है, ठीक है। तो इसी भ्रूणीय अंडाशय को कई अवस्था होती है। ये जो अंडाशय होता है इसका बहुत सारा अवस्था होता है। पहला आता है गुणन प्रावस्था, यानी कि इसमें जिस प्रकार से शुक्राणु का मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उसी प्रकार इसमें भी होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इस अवस्था में अंडाशय की जनिक एपिथेलियम की कुछ कोशिका आकार और आकृति में बड़ी हो जाती है। पहले क्या होता है, एपिथेलियम का जो झिल्ली होता है, एपिथेलियम का जो होता है वो कोशिकाएं क्या होता है, पहले बड़ा होता है, जिससे कई बार समसूत्री विभाजन होता है। वो क्या होता है, बहुत बार टूटता है, समसूत्री विभाजन होता है, उस जिसे हम लोग उगेनिया के नाम से जानते हैं, यानी कि अंडजन्नी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडजन्नी कहते हैं। और ये शिशु जन्म के समय पुटिकाओं की संख्या 20 से 20 लाख होती है। इसमें लगभग 400 से 450 प्राथमिक ऊसाइट में विकसित हो जाती है। आगे हम लोग समझते हैं इसका अगला फेज, यानी कि वृद्धि फेज, यानी कि ग्रोथ फेज। यह प्रावस्था जो है लंबी होती है, जो भ्रूण अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, और जब इसका परिपक्वन अवस्था नहीं आता है तब तक ये बनी रहती है। इस प्रावस्था में उगोनिया की कोशिका यानी कि पोषक तत्व को ग्रहण करते रहता है, और ये आकार में बड़ी हो जाते हैं, और इनका केंद्रक भी आकार में बड़ा होते जाता है। जब इसका साइज जब बड़ा होते जाता है तो इसका क्या होता है, केंद्रक भी धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। अगला है परिपक्वन प्रावस्था, यानी कि मैच्योरेशन फेज। वृद्धि प्रावस्था के बाद बनी कोशिका प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें छोटी छोटी और बड़ी लंबी कोशिका बनती है। और ये छोटी कोशिका क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक, और बड़ी कोशिका द्वितीय ऊसाइट का कहते हैं। जो बड़ी कोशिका बच जाता है उसको द्वितीय ऊसाइट कहते हैं। और पुनः इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप जो बड़ी कोशिका होती है तथा 3 ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं, जो प्रायः क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अर्धसूत्री अंडोत्सर्गी के समय होता है, जब अर्धरत्री यानी कि निषेचन के समय होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये अंडाणु का संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इसको इंग्लिश में अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। इसके बाहरी वाले झिल्ली को हम लोग कोरोना या कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसके बाहर वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसी को जो है ना, ये जो शुक्राणु पर जो कैप जैसा बना होता है, इसको जो क्या बोलते हैं, एक्रोसोम जो बोलते हैं, उसी को सबसे पहले नष्ट करने का काम करता है। चलिए, और बीच में जो है कोशिका दर्भ होता है, और इसमें जो ये परिधीय टाइप का होता है, ये जेना प्लूसिंडा है, ठीक है। और बीच में इसका केंद्रक पाया जाता है, अंडाशय का या अंडाणु का यानी कि ओवम के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक होता है, केंद्रक एन यानी कि गुणित एन पाया जाता है। अंडाणु के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसे हम लोग जोना पेल्यूसिंडा कहते हैं। ये जो है कि जो बाउंड्री टाइप का है, ये जोना पेल्यूसिंडा है, ठीक है। और बाहर की ओर एक परत होती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जो बाहर वाला जो परत दिख रहा है आप लोगों को, ये कोरोना रेडिएटा है, ये ओवम का, ये ओवम का स्ट्रक्चर है। चलिए
आगे हम लोग समझते हैं आवर्त चक्र या रजोधर्म के बारे में, यानी कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के बारे में। चलिए आगे है मादा में रजोधर्म, यानी कि यौवनारंभ जब होता है, जब उसका प्यूबर्टी एज आता है, उसी टाइम से क्या होता है, ये रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12 से 13 साल की उम्र में क्या हो जाता है, आयु काल में ही प्रारंभ हो जाता है, और ये 45 से 50 साल तक आयु में समाप्त होता है। और ये निषेचन ना होने की दशा में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है, और इस चक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। जो अंडाशय होता है उसमें क्या होता है, हर 28 दिन के बाद उसमें अंडाणु बनता है, यानी कि ओवम बनता है, और जब उसमें संभोग नहीं होता है, उसको जब निषेचित यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो क्या होता है, बर्बाद होके बाहर निकलता है, और उसी को हम लोग मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद रुधिर का स्राव हो जाता है। इसी रुधिर के साथ जो भी अनिषेचित या फिर नष्ट अंडाणु है वो क्या होता है, इसी के साथ अंडा को भी योनि के मार्ग से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी को हम लोग मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रुधिर लगभग 4 से 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, ये कब कितना दिन का होता है, 4 से 5 दिन तक का होता है। और किसी बालिका में जीवन काल में प्रथम बार जो रजोधर्म होता है उसी को रजोदर्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। आगे है मादा में अस्थायी रूप से मासिक चक्र रुकने को सजोनवृत्ति कहते हैं। अगर किसी का मासिक चक्र अगर रुक गया तो उसे हम लोग सजोनवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, और इसको FSH और LH हार्मोन के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। ये जो किसी का मासिक चक्र या मासिक धर्म रुक जाता है तो ये FSH और LH के हार्मोन के नियंत्रण के कारण ही होता है। चलिए आगे है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो नर युग्मक शुक्राणु के मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयन यानी कि उसको मिलने को ही क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहते हैं। निषेचन के लिए नर मैथुन यानी कि नर के द्वारा जो स्पर्म होता है वो मादा पद पर स्खलित किया जाता है, और ये मनुष्य के आंतरिक निषेचन होता है। ये मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है, ये आंतरिक निषेचन होता है। और निषेचन का जो स्थान होता है वो मादा का जो जननांग होता है फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे होता है। ठीक है, वहाँ पे गति करते हुए शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुँचते हैं। ठीक है, और अंडाणु के कोशिका द्रव में उपस्थित अगुणित केंद्र के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्र से मिलता है, और इसके फलस्वरूप ये 2n गुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करता है यानी कि निर्माण करता है। आगे है निषेचन का महत्व, यानी कि इसका क्या महत्व है निषेचन का। तो निषेचन द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है, और निषेचित गुणित अवस्था में इसके जो है मनुष्य के जो है 2n यानी कि 23 जोड़ा जो गुणसूत्र है, ये दोनों का मिलके कितना गुणसूत्र बन जाता है, 46 का पुनर्स्थापना करता है। और यह 2 जनकों का गुणों को मिलाकर आनुवांशिक विविधता पैदा करता है, यानी कि 2 अलग, जैसे उसका जो जनक है माँ बाप दोनों से मिलके एक जनक विविधता, आनुवांशिक विविधता पैदा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यानी कि प्रारंभिक विदलन यानी कि अंतोरोपण, प्राइमरी क्लेवेज एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो निषेचन के बाद जो युग्मनज अंडवाहिनी के स्तंभ में वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है। जैसे क्या होता है, संभोग के बाद क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो गति करते हुए, शुक्राणु गति करते हुए वो जाके अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचित कर जाता है। और उसके बाद जो निषेचित अंडाणु है यानी कि ओवम है, वो जायगोट बन गया, वो क्या कर देगा, वो आके गर्भाशय में स्थमस के वाले क्षेत्र में क्या होगा, गर्भाशय में गति करता है, और अंडवाहिनी के सिलिया युग्मनज को अंडवाहिनी के गर्भाशय की दिशा में धकेलने का काम करता है। जो अंडवाहिनी होता है उसमें सिलिया यानी कि रोम जैसा होता है, वो अंडवाहिनी से क्या करता है, गर्भाशय की ओर उसको क्या करता है, धक्का दे देता है।
और इसी गति के दौरान युग्मनज में विदलन होते रहते हैं। अब वो जो धक्का दिया गया उसको सिलिया के द्वारा, अंडाणु के सिलिया के द्वारा, अंडवाहिनी के सिलिया के द्वारा, तो इसी को हम लोग, इसी के दौरान युग्मनज में क्या होता है, विदलन होता है। और 8 से 16 कोरक खंडों में यानी कि ब्लास्टोमर्स वाला भ्रूण तुतक या फिर मेरुला कहलाता है। और ट्रोफोब्लास्ट स्तर पर गर्भाशयी भित्ति के आंतरिक स्तर पर एंड्रोमीट्रियम में संलयन हो जाता है तथा अंतर कोशिका समूह अब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। अब क्या होता है, ये जब इतना, ये जो अंडवाहिनी के सिलिया के द्वारा धक्का दिया गया, युग्मनज में विदलन हुआ, उसके बाद ये भ्रूण तूतक या फिर मेरुला कहलाता है। उसके बाद ही क्या कहलाता है, ये आके गर्भाशय में रुक जाता है। इसी को हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं। आगे एक क्रिया और होता है, ब्लास्टोसिस्ट के संलयन होने पर गर्भाशयी कोशिका तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती है। इसके फलस्वरूप ही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम में क्या होता है, धंस जाता है। इतना तेजी से विभाजित होता है कि जो ओवम जो परिपक्व बन के जो आया था उसको क्या करता है, उसमें धंसा लेता है, रख लेता है और अंतर स्थापित हो जाता है। यही क्रिया को अंतरोपण कहलाता है। यानी कि जो निषेचित अंडाणु है वो आके गर्भाशय में रुक के वहाँ पे ठहर जाना है, क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है। चलिए आगे है प्रसव। ठीक है, यानी कि मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी को ही क्या कहते हैं, प्रसव या फिर पार्टुरिशियन कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 मुख्य अवस्था होता है, 3 अवस्था होता है। 3 अवस्था में शिशु का जन्म होता है। पहला अवस्था होता है कि गर्भाशय की ग्रीवा का फैलाव होता है और प्रसरण से बाहर आने के बाद मार्ग जो है थोड़ा सा सुलभ करता है और एमियन इस समय फट जाती है और इसी एमनियोटिक द्रव बाहर आने लगता है। ठीक है, उस टाइम जब बच्चा पैदा होता है तो ये एमियन क्या होता है, फट जाता है। इसी से क्या होता है, कौन सा द्रव आने लगता है, एमनियोटिक द्रव बाहर आने लगता है। अगला है दूसरी अवस्था, यानी कि शिशु का जन्म की, जो कि शिशु स्वतः श्वसन प्रारंभ करने के बाद जब शिशु सांस लेने लगता है तो उसका क्या किया जाता है, नाभिक नाल जो होता है उसको काटा जाता है। जब बच्चा रोने लगता है और जब सांस लेने लगता है तभी उसका क्या किया जाता है, नाभिक नाल को काट दिया जाता है। और तीसरी अवस्था में गर्भाशय से योनि के रास्ते बाहर निकल जाता है और प्रसव एक जटिल तंत्रिकीय और अंतःस्रवी क्रियाविधि है। आगे समझते हैं। आगे है दूध स्रावन या फिर लैक्टेशन। ठीक है, दूध स्रावन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो संघर्ता के समय स्त्री के स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होता है। जब स्त्री या फिर मादा बच्चे को जन्म देता है उसके जो स्तन में होता है बहुत उसके ग्रंथियों में अनेक बदलाव होता है तथा स्तन ग्रंथियों में हुए भिन्न भिन्न कारणों के संघर्ता की समाप्ति आने पर स्रावन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और शिशु के जनन के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध का उत्पादन या फिर स्वतावन दूध का स्रावन होने लगता है। यानी कि स्वतः फिर क्या होता है, जो ग्रंथियों में कुछ बदलाव आता है बच्चे का जन्म होने के बाद तो क्या होता है उसमें दूध का स्रावन होने लगता है। यानी कि मानवीय दूध में शिशु के पोषण के लिए पोषक पदार्थ होते हैं और आदर्श जो संतुलन उसमें बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो दूध स्रावन के आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाले दूध प्रथम स्तन्य या फिर खीस कहलाता है। इसी को जो शुरू में जो उसके माँ द्वारा जो दूध का उत्पादन होता है इसी को हम लोग खीस कहलाता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मिलते हैं फिर इसका अगला वीडियो में, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं बिहार बोर्ड में और अन्य बोर्ड में तो उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।